Hello everyone, welcome to Science Registration. Friends, I am extremely sorry due to some busyness मैं लेक्चर्स अपलोड नहीं कर पाई, बट आई ट्राई कि मैं अब से लेक्चर्स को कंटिन्यू करूँगी. ओके, सो आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे क्लास 9 साइंस के चैप्टर 5 की, जो कि है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. ओके, तो क्लास 3 से ही हम लोग ये पढ़ते आ रहे हैं कि लाइफ का जो फंडामेंटल यूनिट होता है वो क्या होता है, सेल होता है, राइट. ठीक है, तो इस चैप्टर में हमें सेल के बारे में स्टडी करनी है कि सेल क्या होता है ना. लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे मिलकर के बने हुए होते हैं, सेल में कौन कौन से कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में बात करेंगे. ठीक है, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे कि व्हाट इज़ सेल और सेल की डिस्कवरी कैसे हुई, किसने किया, लिविंग सेल्स की डिस्कवरी किसने की, डेड सेल्स की डिस्कवरी किसने की, है ना. इसके बाद सेल का जो शेप और साइज होता है उसके बेसिस पे ऑर्गेनिज्म को कितने टाइप्स में डिवाइड किया गया है, ये सभी बातें आज के इस लेक्चर में हम जानेंगे. ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पे मेंशन है, वाइल एग्जामिनिंग अ थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क, Robert Hooke saw that the cork resembled the structure of a honeycomb consisting of many little compartments. रॉबर्ट हुक एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे. उन्होंने 1665 में एक ओक ट्री के बार्क का थिन स्लाइस प्रिपेयर करके जब उसे अपने बनाए हुए माइक्रोस्कोप के अंदर जब उसे एग्जामिन करते हैं तो उन्होंने कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर देखा जो कि हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर से के जैसा था, है ना. आप सभी ने मधुमक्खी के छत्ते को तो देखा ही होगा, तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, कुछ इसी तरह का दिखाई देता है. उसमें छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स दिखाई देते हैं, राइट. तो जब रॉबर्ट हुक ने कॉर्क की स्टडी की, कॉर्क का ऑब्जर्वेशन किया माइक्रोस्कोप में, तो उन्हें कुछ इसी तरह का स्ट्रक्चर दिखाई दिया जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो. ये जब रॉबर्ट हुक ने माइक्रोस्कोप के अंदर कॉर्क स्लाइस की एग्जामिनेशन की थी तब उन्हें इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई दिया था. तो उन्होंने इस छोटे छोटे कंपार्टमेंट को सेल का नाम दिया था. ठीक है, सेल जो कि एक लैटिन वर्ड है, इसका मीनिंग होता है लिटिल रूम, यानी कि एक छोटा कमरा. ठीक है, तो ये चूँकि छोटे छोटे कक्ष की तरह दिखाई दे रहा है इसलिए उन्होंने इसे सेल का नाम दिया, और यही सेल टर्म आज तक बायोलॉजी में यूज़ किया जाता है. ठीक है, तो रॉबर्ट हुक ने जिस सेल की स्टडी की वो डेड सेल थे. वो कैसे सेल थे, डेड सेल थे. ठीक है, इसके बाद और इसके बारे में जो रॉबर्ट हुक ने अपना डिटेल्स दिया है वो उनकी एक बुक थी माइक्रोग्राफिया. माइक्रोग्राफिया में उन्होंने अपने इस ऑब्जर्वेशन को डिटेल्स में डिस्क्राइब किया हुआ है. उसी के थ्रू हम सभी को ये बात पता चली कि रॉबर्ट हुक नामक एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे जिन्होंने डेड सेल की डिस्कवरी की. ठीक है, दिस मे सीम टू बी अ वेरी स्मॉल एंड इनसिग्निफिकेंट इंसिडेंट बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द हिस्ट्री ऑफ साइंस. ये एक छोटा सा इंसिडेंट तो था लेकिन साइंस के लिए ये बहुत ही बड़ा, बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्ट्री के रूप में इसे जाना जाता है. बिकॉज लिविंग थिंग्स के बारे में ये पहला ऑब्जर्वेशन था जो किसी साइंटिस्ट ने पता किया था. ठीक है, अब बात करते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म वो कैसे बने हुए होते हैं, है ना. तो आप लोगों ने वॉल बनते हुए देखा होगा. जब कोई मकान बनता है तो उसकी पहले वॉल खड़ी की जाती है ना. तो वॉल को जो ज्वाइंट करने के लिए कुछ मटेरियल्स की ज़रूरत होती है, राइट. उसमें ब्रिक्स को ज्वाइंट कर करके हम वॉल तैयार करते हैं, राइट. ठीक उसी तरह से बहुत सारे सेल्स को मिला करके किसी ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट होता है. जैसे एक ब्रिक्स किसी वॉल का बेस होता है, इसी ब्रिक पर वॉल खड़ी की जाती है, उसी तरह से एक सेल
वो फंडामेंटल यूनिट होती है, बेसिक यूनिट होती है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की, ठीक है। इसी सेल के द्वारा ही एक ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट होता है, राइट। यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है कि एक ऑनियन बल्ब लेना है, उसे पील ऑफ कर देना है, यानी एक लेयर उसका जो एपिडर्मिस होता है, बाहरी लेयर जो होता है कॉन्केव साइड का, इनर साइड का, है ना, उसको अलग कर लेना है। उस इनर साइड एक लेयर के अंदर में आप लोगों ने देखा होगा एक बिल्कुल थीन स्ट्रक्चर होता है, एक ट्रांसपेरेंट झिल्ली होती है, आप सभी ने देखा होगा। उसको जब हम माइक्रोस्कोप के अंदर स्टडी करते हैं तो हमें कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई देता है, जिसमें आप सभी को यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि ये 3 स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है ना। एक आउटर मोस्ट बाउंड्री है, बीच में एक डॉट लाइक स्ट्रक्चर है, एंड इन दोनों के बीच में ये जेली लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म, किसी भी, या वो प्लांट हो या फिर वो एनिमल हो, किसी भी चीज़ का जब हम माउंट तैयार करके जब हम उसे माइक्रोस्कोप से ऑब्ज़र्व करते हैं, माइक्रोस्कोप में जब हम उसे देखते हैं तो हमें इसी तरह के छोटे छोटे कंपार्टमेंट दिखाई देते हैं। तो वो क्या होते हैं? तो एक्चुअली में वो सेल्स होते हैं, ठीक है। तो इस एक्टिविटी में इसी बात को यहाँ पे कहा गया है कि ऑनियन बल्ब लेना है और उसका एक पिल्स जो होता है, ऑनियन पिल, उसके लेयर को, ऑनियन के लेयर को पिल कहा जाता है, ठीक है। तो उस पिल को जब हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से स्टडी करते हैं तो हमें कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई देता है। वी कैन ट्राई प्रिपेयरिंग टेम्पररी माउंट्स ऑफ पिल्स ऑफ ऑनियंस ऑफ डिफरेंट साइज। हम डिफरेंट साइज के ऑनियन बल्ब्स के पिल्स को अगर हम स्टडी करते हैं, उसका माउंट तैयार करते हैं और उसे माइक्रोस्कोप से जब हम उसे विजुअलाइज करते हैं तो हम क्या देखेंगे कि ऑनियन बल्ब का साइज चाहे जितना भी डिफ़र करता है, लेकिन उसके जो सेल्स होते हैं वो सेम होते हैं। यानी कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के एक पार्टिकुलर पार्ट में जितने भी सेल्स होते हैं उनका शेप और साइज सिमिलर होता है, स्ट्रक्चर बिल्कुल सिमिलर होता है, ओके। दैट इज़ मेंशन हियर, दिस स्ट्रक्चर्स लुक सिमिलर टू ईच अदर, टुगेदर दे फॉर्म अ बिग स्ट्रक्चर लाइक एन ऑनियन बल्ब। और यही सिमिलर स्ट्रक्चर मिल करके एक ऑनियन बल्ब को बनाते हैं। वी फाइंड फ्रॉम दिस एक्टिविटी, हम इस एक्टिविटी से क्या प्राप्त होता है, इस एक्टिविटी से हमें क्या प्राप्त होता है कि ऑनियन बल्ब्स ऑफ डिफरेंट साइज हैव सिमिलर स्ट्रक्चर, सिमिलर स्मॉल स्ट्रक्चर्स विजिबल अंडर अ माइक्रोस्कोप। यानी कि किसी भी डिफरेंट साइज़ का हम अगर ऑनियन बल्ब लेते हैं तो उसमें जो सेल्स होते हैं वो सिमिलर शेप के होते हैं, सिमिलर स्ट्रक्चर के होते हैं, ठीक है। ऑनियन बल्ब छोटा हो बड़ा हो कोई मैटर नहीं करता है, लेकिन उसके जो सेल्स होंगे वो बिल्कुल सेम होंगे एक दूसरे के, ठीक है। इसी तरह से अगर आप किसी प्लांट के अदर पार्ट्स को ले लो, जैसे कि लीफ को ले लेते हैं, तो लीफ का जो सेल्स, लीफ में जितने भी सेल्स होंगे उन सभी का स्ट्रक्चर सेम होगा। रूट्स के सेल्स का स्ट्रक्चर सेम होगा, है ना। ऑनियन बल्ब में जितने भी सेल्स होंगे वो सभी सिमिलर होंगे। इसी तरह से ह्यूमन बॉडी की अगर हम बात करते हैं तो ह्यूमन बॉडी में नर्व सेल होता है, ब्लड सेल्स होता है, स्मूथ मसल सेल्स होता है। तो ये सभी का स्ट्रक्चर, जितने भी नर्व सेल्स होंगे सभी का एक पार्टिकुलर स्ट्रक्चर होगा, जितने भी स्मूथ मसल सेल्स होंगे सभी का एक पार्टिकुलर स्ट्रक्चर होगा, जितने भी ब्लड सेल्स होते हैं सभी का स्ट्रक्चर सिमिलर होता है। तो कहने का ये मतलब है कि सेल्स जितने भी होते हैं उन सभी का स्ट्रक्चर सिमिलर होता है। एक टाइप के सेल्स का स्ट्रक्चर सिमिलर होता है, फिर अदर टाइप के सेल्स होंगे तो उनका स्ट्रक्चर सिमिलर होगा, ओके। These small structures that we see are the basic building units of the onion bulb। तो जिस तरह से किसी वॉल को खड़ी करने के लिए ब्रिक्स की ज़रूरत होती है और वो ब्रिक्स उस वॉल को खड़ी करने का एक बेस होता है ना। जब हम कोई भी चीज़ प्रिपेयर करते हैं तो हमें बेस की ज़रूरत पड़ती है। अब जैसे कि आप केक प्रिपेयर करते हो तो उसका बेस चाहिए होता है ना।
उसी तरह से वॉल खड़ी करने के लिए एक बेस चाहिए होता है, सीमेंट वगैरह का मटेरियल तैयार करके हम उस पर ब्रिक्स डाल करके वॉल खड़ी करते हैं। तो उसी तरह से किसी भी ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट करने के लिए, किसी भी ऑर्गेनिज्म को स्ट्रक्चर देने के लिए सेल बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह काम करता है, बिल्डिंग यूनिट्स की तरह कार्य करता है। इसलिए इसे हम फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं, ठीक है। और चूँकि ये स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है इसलिए इसे हम स्ट्रक्चरल यूनिट भी कहते हैं। और सेल में कुछ कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो कि सेल जो होता है वो फंक्शन परफॉर्म करता है, डिफरेंट टाइप्स के फंक्शन परफॉर्म करता है। जैसे कि नर्व सेल ये क्या करता है, इंफॉर्मेशन सेंड करता है ब्रेन को, है ना। ब्लड सेल्स का क्या काम है, ऑक्सीजन सप्लाई करना, CO2 रिलीज़ करना। तो डिफरेंट टाइप्स के सेल्स का एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है। तो चूँकि ये फंक्शन परफॉर्म करते हैं इसलिए सेल को फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ भी कहा जाता है। तो इसी तरह से सेल की क्या डिफिनेशन हो जाती है कि सेल इज़ द फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ओके, अब यहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात दी गई है कि सेल्स वेयर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665। दैट इज़, हम लोगों ने ये पहले ही पढ़ लिया है कि 1665 में रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी की। He observed the cells in a cork slice with the help of a primitive microscope। एक primitive microscope से उन्होंने cork slice की जब स्टडी की तो उन्होंने सेल की डिस्कवरी की। ओके, इट वाज, उसके बाद एक अदर साइंटिस्ट आते हैं, 10 साइंटिस्ट, एंटोनी वान लीवेनहोक, जिन्होंने पॉन्ड वाटर की जब स्टडी की तो उसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म का पता चला उन्हें। उसमें कुछ बैक्टीरियाज थे, प्रोटोजोआ थे। जब उन्होंने उसकी स्टडी की तो उन्हें लिविंग सेल्स के बारे में पता चला। तो इस तरह से 1674 में एक इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप से उन्होंने फ्री लिविंग सेल्स की डिस्कवरी की। उसके बाद एक और साइंटिस्ट आते हैं, रॉबर्ट ब्राउन, जिन्होंने 1831 में सेल के अंदर ये जो आप लोगों ने यहाँ पे देखा था एक डॉट लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ना। सेल एक बाउंड्री है, आउटर मोस्ट बाउंड्री के बीच में एक डॉट लाइक स्ट्रक्चर है। उस स्ट्रक्चर को रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस का नाम दिया, ठीक है। इसके बाद इस बाउंड्री और न्यूक्लियस के बीच में जेली लाइक स्ट्रक्चर भी दिख रही है। तो ये क्या है, तो इसे 1839 में परकिंजे एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने प्रोटोप्लाज्म का नाम दिया। इस फ्लूइड सब्सटेंस को प्रोटोप्लाज्म का नाम दिया गया। ओके, इसी तरह से सेल के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाने लगी। बहुत सारे बायोलॉजिस्ट आए, बहुत सारे साइंटिस्ट आए, उन्होंने एनिमल और प्लांट्स की स्टडी करना स्टार्ट किया और उसमें उन्हें सेल के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पता चली। फिर 2 साइंटिस्ट, जिनमें एक थे जर्मन साइंटिस्ट थियोडोर श्वान और दूसरे थे मैटियस श्लाइडेन, जो कि 1839 में इन दोनों साइंटिस्ट ने एक साथ मिलकर के काम किया और सेल थ्योरी प्रपोज की। इस सेल थ्योरी में 2 बातें कही गई, एक कि जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो सेल के बने होते हैं, ऑल द लिविंग बींग्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। सेकंड बात ये कही गई कि सेल्स आर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। उन दोनों ने प्लांट टिश्यूज़ और एनिमल टिश्यूज़, इन दोनों की अलग अलग स्टडी की। फिर उसमें जो की डिफरेंसेस उन्हें देखने को मिले, उस बेसिस पर उन्होंने इस बात का पोस्टुलेट दिया कि जितने भी सेल्स, जो भी लिविंग थिंग्स हैं, चाहे वो प्लांट्स हों या एनिमल्स हों, उन सभी के, प्लांट्स और एनिमल्स के अलावा भी जो भी फंजाई होते हैं, एल्गी होते हैं, ये सभी का फंडामेंटल यूनिट होता है सेल, ठीक है। लेकिन इसमें एक कमी थी कि इन दोनों ने एक बात प्रूफ नहीं किया कि न्यू सेल्स कैसे बनते हैं। ये
फेल हो गए इस बात को एक्सप्लेन करने में कि न्यू सेल्स कैसे बनते हैं, हाउ न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड, इसलिए इनकी ये थ्योरी रिजेक्ट कर दी गई। फिर एक अदर साइंटिस्ट आते हैं 1855 में, जिनका नाम था रुडोल्फ वर्शो। उन्होंने एक रिवाइज्ड सेल थ्योरी प्रपोज की, जिसके अकॉर्डिंग ये कहा जाता है कि ऑल सेल्स आर जनरेटेड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तब ये सेल थ्योरी पूरी तरह से कंप्लीट हुई, जिसमें 3 पोस्टुलेट्स हुए। ऑल द लिविंग बींग्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स, सेल्स आर द फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, एंड थर्ड ऑल सेल्स आर जनरेटेड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ये कंप्लीट सेल थ्योरी हुई। ये 3 बातें हैं, ये आप सभी को याद रखनी है, राइट। उसके बाद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई 1940 में। तब और भी अच्छे से विजुअलाइज किया जाने लगा, है ना, सेल्स को। बहुत सारे ऑर्गेनेल्स, सेल के स्ट्रक्चर को और भी अच्छे से स्टडी की गई, तो हमें पता चला कि सेल में कुछ कंपोनेंट्स भी पाए जाते हैं, जिसे हम सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं, है ना। तो इस तरह से ये भी पता चलने लगा कि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ एक सेल से बने हुए होते हैं, और कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो कि मोर देन 1 सेल से बने हुए होते हैं। तो इस बेसिस पर ऑर्गेनिज्म को 2 टाइप में डिवाइड किया गया, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और दूसरा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो यूनिसेलुलर, यूनि मीन्स होता है सिंगल, ओके। मल्टी मीन्स होता है मेनी, एक से ज़्यादा। तो जो सिंगल सेल्ड एनिमल्स होते हैं उन्हें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। इसके एग्जाम्पल में हो जाता है अमीबा, जो कि एक सेल से बना हुआ है, क्लेमाइडोमोनस, पैरामीशियम एंड बैक्टीरिया। बेसिकली बैक्टीरियाज जो होते हैं वो सिंगल सेल्ड होते हैं। And multicellular organisms are those in which many cells group together to form a single body. That is mentioned here. Many cells group together in a single body and assume different functions in it to form various body parts in multicellular organism. यानी कि बहुत सारे सेल्स ग्रुप टुगेदर होकर के एक सिंगल बॉडी बनाते हैं और ये डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं टू फॉर्म वेरियस बॉडी पार्ट्स। बहुत सारे सेल्स मिलकर के बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को बनाते हैं और उसके बाद उन सारे पार्ट्स को मिला करके मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बनते हैं, ठीक है। मल्टी मीन्स मैनी होता है, सच एज, और इसका एग्जाम्पल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के क्या क्या एग्जाम्पल हो जाएंगे, तो इसमें सभी प्लांट्स आ जाते हैं, एनिमल्स आ जाते हैं एंड सम फंजाई, ओके। कैन वी फाइंड आउट नेम्स ऑफ सम मोर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, और भी बहुत सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, है ना। एवरी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैज़ कम फ्रॉम अ सिंगल सेल, और जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सिंगल सेल से डेवलप होते हैं। जैसे कि एक जाइगोट होता है, उसी जाइगोट से ह्यूमन बीइंग का डेवलपमेंट होता है। तो जाइगोट क्या है, सिंगल सेल है। इस सिंगल सेल से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म यानी कि ह्यूमन बीइंग का डेवलपमेंट होता है। उसी तरह से एग होता है, उस एग से हेन का डेवलपमेंट होता है। तो एग सिंगल सेल था, इससे जो हेन बना वो क्या होता है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। तो वही बात यहाँ पे मेंशन की गई है कि एवरी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैज़ कम फ्रॉम अ सिंगल सेल। सिंगल सेल से ही मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बनते हैं, ओके। और ये कैसे होता है, एक सिंगल सेल से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट कैसे होता है, तो सेल की एक प्रॉपर्टी होती है डिवीज़न की। सेल्स डिवाइड होते हैं, एक सेल डिवाइड होकर के 2 सेल बनाते हैं, फिर ये 2 सेल डिवाइड होकर के 4 सेल्स बनाते हैं। इसी तरह से 4 से 8 सेल्स बनते हैं, 8 से 16 बनते हैं, और इसी तरह से एक सिंगल सेल से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट होता है। सेल डिवीज़न के बारे में आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे डिटेल से, ठीक है। अभी बस आपको इतना ही ध्यान में रखना है कि सेल्स की एक प्रॉपर्टी होती है डिवीज़न की। सेल्स डिवाइड टू प्रोड्यूस सेल्स ऑफ देयर ओन काइंड। सेल डिवीज़न करके बहुत सारे सेल्स बनाते हैं और उस सेल से
मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट होता है। और ये सभी सेल्स कहाँ से आते हैं, तो ये प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से जनरेट होते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे एक अदर एक्टिविटी दी गई है, इसमें 3 टेम्पररी माउंट्स प्रिपेयर करने हैं, लीफ पिल्स लेना है ऑनियन बल्ब का, फिर उसके रूट्स के कुछ सेल्स लेने हैं एंड इवन पिल्स ऑफ ऑनियंस। ठीक है, 3 स्लाइड तैयार करनी है आपको, लीफ पिल्स, टिप ऑफ रूट्स ऑफ ऑनियन एंड पिल्स ऑफ ऑनियन। इन 3 पार्ट्स के डिफरेंट साइज के ऑनियंस के सेल्स को लेकर के जब हम उसे माइक्रोस्कोप में उसकी स्टडी करनी है, उसे ऑब्जर्व करना है, और फिर यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, उसके आंसर आपको फाइंड करने हैं। ये सब आपके लैब में, आपके स्कूल्स में ये एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं, है ना। आफ्टर परफॉर्मिंग द अबव एक्टिविटी लेट अस सी व्हाट द आंसर्स टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस वुड बी। तो जब हम इस 3 प्रकार के सेल्स को जब हम माइक्रोस्कोप से स्टडी करेंगे तो हमें क्या आंसर मिलता है इस क्वेश्चन का। डू ऑल सेल्स लुक अलाइक इन टर्म्स ऑफ शेप एंड साइज। क्या ये सभी सेल्स का जो शेप और साइज होता है वो सेम होता है या डिफरेंट होता है। तो सेल का जो शेप होता है, साइज होता है ना, वो डिफरेंट होता है। ठीक है, लेकिन उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो सिमिलर होता है। स्ट्रक्चर अलग बात है, शेप साइज अलग बात है। इस बात को हमेशा क्लियर रखेंगे आप सभी कि स्ट्रक्चर जो होता है यानी कि उसकी जो बनावट है, उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स मिले हुए हैं, क्या क्या इसका पार्ट्स होता है, वो सभी में सिमिलर होता है। कोई भी सेल होगा तो उसमें बाउंड्रीज होंगी, उसमें न्यूक्लियस होगा, उसमें प्रोटोप्लाज्म होगा। ये स्ट्रक्चर सभी सेल्स में सिमिलर होती है, लेकिन इसका जो शेप होता है और साइज जो होता है वो डिफरेंट होता है। ठीक है, थर्ड है कि कुड वी फाइंड डिफरेंसेस अमंग सेल्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ प्लांट बॉडी। तो प्लांट बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के जो सेल्स होते हैं, क्या हम उसमें डिफरेंस पाते हैं। तो हाँ, उसके शेप और साइज में तो डिफरेंस होता है, लेकिन उसका जो स्ट्रक्चर होगा वो सिमिलर होता है। व्हाट सिमिलरिटीज़ कुड वी फाइंड। हमें क्या सिमिलरिटीज़ मिलती है, तो यही सिमिलरिटीज़ मिलती है कि जितने भी सेल्स हम देखते हैं उसमें बाउंड्रीज होती है, आउटर मोस्ट लेयर होती है, जिसे हम प्लांट के केस में सेल वॉल कहते हैं। ठीक है, बीच में एक डॉट लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं, एंड न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट बाउंड्री के बीच में कुछ फ्लूइड लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है जिसे हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, और इन सभी को, ये सभी टर्म किन्होंने दिया था, तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि न्यूक्लियस टर्म किसने दिया था, तो रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी 1831 में, है ना। प्रोटोप्लाज्म टर्म किसने दिया था, तो 1839 में परकिंजे साइंटिस्ट ने प्रोटोप्लाज्म टर्म दिया था, राइट। अब कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिसमें डिफरेंट काइंड के सेल्स पाए जाते हैं। ये तो हो गई प्लांट की बात कि प्लांट में हमने देखा कि प्लांट के जितने भी पार्ट्स होते हैं उसमें जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं उनके स्ट्रक्चर सेम होते हैं, सिमिलर होते हैं, लेकिन उनका शेप और साइज वेरी करता रहता है। ठीक है, अब ह्यूमन बींग्स की बात कर लेते हैं। तो ह्यूमन बींग्स में जो भी सेल्स होते हैं उसमें अलग अलग टाइप के सेल्स होते हैं, जैसे कि आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है। नर्व सेल की बात करें तो नर्व सेल का शेप कुछ इस तरह से होता है, जैसा कि आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे सेल्स दिए गए हैं ह्यूमन बॉडी के। स्मूथ मसल सेल्स है, कुछ इस प्रकार का होता है। ब्लड सेल्स है, ये नर्व सेल्स है, ये फैट सेल है, ये बोन सेल है जो कि रिजिड होता है ना। स्पर्म एंड ओवम है। तो ह्यूमन बॉडी यानी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, तो इसमें जो सेल्स पाए जाते हैं वो डिफरेंट काइंड्स के पाए जाते हैं। ओके, द शेप एंड साइज ऑफ सेल्स आर रिलेटेड टू द स्पेसिफिक फंक्शन दे परफॉर्म। और ये शेप साइज उसके फंक्शन से रिलेट होता है, यानी कि सेल्स का साइज और शेप जो होता है वो उसके फंक्शन पे डिपेंड करता है। जिस सेल का जैसा फंक्शन होता है उसका शेप उसी तरह से होता है। जैसे कि बोन सेल्स, तो बोन सेल्स जो होते हैं वो
बॉडी को रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं, इसलिए वो रिजिड होता है। अमीबा की बात करें तो अमीबा का शेप हमेशा चेंज होता रहता है, क्योंकि वो अपने बॉडी से ही वो फीडिंग करता है, इसलिए उसका शेप चेंज होता रहता है। ठीक है। इन सम केसेस द शेल शेप कुड बी मोर और लेस फिक्स्ड एंड पिकुलियर फॉर अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेल। फॉर एग्जाम्पल नर्व सेल्स हैव अ टिपिकल शेप। नर्व सेल का जो शेप होता है वो हमेशा टिपिकल होता है, यानी जितने भी नर्व सेल्स होते हैं ना बॉडी में, वो सभी एक जैसे होते हैं। ठीक है। Each living cells has the capacity to perform certain basic functions that are characteristics of all living forms. सभी सेल की, सभी लिविंग सेल्स की अपनी अपनी कैपेसिटी होती है बेसिक फंक्शन परफॉर्म करने की, जो कि लिविंग थिंग्स की कैरेक्टरिस्टिक है फंक्शन परफॉर्म करना, है ना, जिसकी वजह से सेल क्या होता है, जिंदा होता है, लिविंग होता है ना। जब सेल में कोई मूवमेंट नहीं होगा, सेल जब कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं करता है, तो हम उसे क्या कहेंगे, डेड सेल कहते हैं। और इसी सेल के लिविंग होने की वजह से एक ऑर्गेनिज्म लिविंग ऑर्गेनिज्म कहलाता है। ठीक है। सेल्स होते हैं, सेल में जो कंपोनेंट्स पाए जाते हैं वो एक्टिविटी करते हैं, जिसकी वजह से सेल अलाइव रहता है, और चूँकि सेल फंक्शन परफॉर्म करते हैं जिसकी वजह से वो बॉडी पार्ट्स अलाइव रहते हैं, और उसकी वजह से एक ऑर्गेनिज्म लिविंग ऑर्गेनिज्म कहलाता है। ठीक है। हाउ डज अ लिविंग सेल परफॉर्म दिस बेसिक फंक्शंस? वी नो दैट देयर इज अ डिवीजन ऑफ लेबर इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म सच एज ह्यूमन बींग्स। हम सभी को पता है कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि ह्यूमन बींग्स में डिवीज़न ऑफ लेबर होता है, यानी कि किसी एक पार्टिकुलर सेल का, किसी एक पार्टिकुलर ऑर्गन सिस्टम का अपना अपना फंक्शन होता है। जैसे कि आप डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करो तो डाइजेस्टिव सिस्टम का क्या काम है, डाइजेशन करना। रेस्पिरेटरी सिस्टम का क्या काम है, रेस्पिरेशन करना, है ना। तो बॉडी के डिफरेंट पार्ट से, डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम से जो एक्टिविटी की जाती है, जो बेसिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, उसी को डिवीज़न ऑफ लेबर कहा जाता है। ठीक है। दिस मीन्स दैट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। द ह्यूमन बॉडी हैज़ अ हार्ट टू पंप ब्लड। हार्ट का क्या काम है, ब्लड पंपिंग करना। स्टमक टू डाइजेस्ट फूड, स्टमक फूड डाइजेशन करता है, एंड सो ऑन। इसी तरह से जितने भी बॉडी पार्ट्स होते हैं उनका अलग अलग फंक्शन होता है, और इसी अलग अलग फंक्शन को हम डिवीज़न ऑफ लेबर कहते हैं। ठीक है। तो ये तो हो गई मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात, जिसमें एक से ज़्यादा सेल्स होते हैं, तो उसमें अलग अलग डिवीज़न ऑफ लेबर होता है। लेकिन उसी तरह से डिवीज़न ऑफ लेबर इज़ ऑल्सो सीन विद इन अ सिंगल सेल। एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म में भी डिवीज़न ऑफ लेबर देखने को मिलता है। अब उसमें कैसे सारी एक्टिविटीज़ होती होंगी, क्योंकि उसमें तो सिर्फ एक ही सेल होते हैं। तो जो भी सेल्स होते हैं ना, उसमें कुछ स्पेसिफिक कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। किसी भी सेल के अंदर स्पेसिफिक कंपोनेंट्स पाया जाता है, जिसे हम सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं। ओके। ईच सेल हैज़ गॉट सर्टेन स्पेसिफिक कंपोनेंट्स विद इन इट known as cell organelles. Each kind of cell organelle performs a specific function such as making new material in the cell, clearing up the waste material from the cell and so on. उसी सेल के अंदर जो डिफरेंट टाइप्स के स्पेसिफिक कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, वो कंपोनेंट अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जैसे कि आप सभी ने सुना होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है, ये सब क्या है, सेल ऑर्गेनेल्स हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी का प्रोडक्शन होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, प्रोटीन सिंथेसिस होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो इसी तरह से सेल के जो अलग अलग कंपोनेंट्स हैं वो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो डिवीज़न ऑफ लेबर सिंगल सेल्ड में भी होता है और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी होता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक सिंगल सेल में जो कंपोनेंट्स पाए जाते हैं वही सारे फंक्शन परफॉर्म करते हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में अलग अलग ऑर्गन सिस्टम होता है जो कि अलग अलग डिवीज़न ऑफ लेबर परफॉर्म करता है। ठीक है। अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखने की ये है कि जितने भी सेल्स होते हैं ना, उसमें जो सेल ऑर्गेनेल्स पाया जाता है वो सभी ऑर्गेनिज्म में सेम होता है।
that is mentioned here. It is interesting that all cells are found to have the same organelles no matter what their function is or what organism they are found in. वो ऑर्गेनिज्म कहाँ पाए जाते हैं, उनका क्या फंक्शन होता है, ये कोई मैटर नहीं करता है. जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उसमें जो सेल्स पाए जाते हैं उसमें सभी में सेम ऑर्गेनेल्स पाया जाता है. ठीक है, तो सेल में पाए जाने वाले सेल ऑर्गेनेल्स सभी ऑर्गेनिज्म में सेम होते हैं, सिर्फ उनका शेप और साइज डिफ़र करता है और उनका डिवीज़न ऑफ लेबर डिफरेंट होता है. ओके, तो आज के इस लेक्चर में हम सभी ने क्या क्या जाना कि सेल्स क्या होते हैं. तो सेल इज़ द फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. फिर हमने बात करी कि इसकी डिस्कवरी कैसे हुई. तो 1655 में रॉबर्ट हुक, एक ब्रिटिश साइंटिस्ट ने डेड सेल की डिस्कवरी की. फिर एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने 1674 में लिविंग सेल्स की डिस्कवरी की. उसके बाद 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की. एंड देन 1839 में परकिंजे ने प्रोटोप्लाज्म टर्म की डिस्कवरी की. फिर सेल थ्योरी को किसने प्रपोज किया, तो 1839 में स्लाइडेन एंड स्वान ने सेल थ्योरी प्रपोज किया. रिवाइज्ड सेल थ्योरी किसने दिया, तो 1855 में रुडोल्फ वर्शो ने रिवाइज्ड सेल थ्योरी प्रपोज की. तो उनके अकॉर्डिंग सेल थ्योरी में कौन कौन सी 3 बात कही गई, तो सेल थ्योरी को हम 3 लाइन में इस तरह से मेंशन कर सकते हैं कि ऑल द लिविंग बींग्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स. सेकंड, सेल्स आर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स. एंड थर्ड, ऑल सेल्स आर जनरेटेड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. ओके, उसके बाद हमने ये भी देखा कि प्रेजेंस ऑफ सेल्स के बेसिस पे ऑर्गेनिज्म को 2 भागों में बांटा गया है. एक होते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और एक होते हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक सिंगल सेल में कंस्टिट्यूट अ होल ऑर्गेनिज्म. एक सिंगल सेल से ही पूरे ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट होता है, जैसे कि अमीबा, क्लेमाइडोमोनस, पैरामीशियम एंड बैक्टीरिया. ओके, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे सेल्स ग्रुप एक साथ ग्रुप होकर के डिफरेंट बॉडी पार्ट्स बनाते हैं और वो बॉडी पार्ट्स मिलकर के एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट करते हैं. इसके एग्जांपल्स में क्या सब हो जाएगा, प्लांट्स, एनिमल्स एंड सम फंजाई. ओके, फिर हमने देखा कि सेल्स होते हैं, उसमें जो सेल ऑर्गेनेल्स पाया जाता है, उसमें जो कंपोनेंट्स पाया जाता है उसे हम सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं. और ये सेल ऑर्गेनेल्स सभी सेल्स में, सभी ऑर्गेनिज्म में सेम पाया जाता है. ठीक है, फिर यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चन दिए गए हैं. हु डिस्कवर्ड सेल्स एंड हाउ. तो सेल की डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने की, तो हम इसे ऐसे लिखेंगे कि सेल वाज डिस्कवर्ड बाय अ ब्रिटिश साइंटिस्ट, या फिर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो कि अ ब्रिटिश साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड सेल्स. अब कैसे किया, तो he took a thin slice of cork from an oak tree and observed it under the microscope. He observed honeycomb like small compartments, hence named them cells. सेल का मीनिंग होता है एक छोटा कमरा, अ लिटिल रूम. सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई इज द सेल called the structural and functional unit of life. तो the cell is the smallest unit of life and all the living beings are made up of cells, इसलिए हम इसे structural unit of life कहते हैं. और जितने भी लिविंग सेल्स होते हैं उसमें कैपेसिटी पाई जाती है वेरियस फंक्शन परफॉर्म करने की, इसलिए इसे हम फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ भी कहते हैं. ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कि ये सेल किससे बना हुआ होता है, इसका स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन क्या है. ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में बस इतना ही. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. ओके, सो थैंक यू एवरीवन.